हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की ये हमारी वीडियो बुक समरी है एस्ट्रोफिजिक्स फॉर पीपल इन हरी। फ्रेंड्स, उसके हम चैप्टर 11 पर पहुंच चुके हैं, एक्सोप्लैनेट अर्थ। फ्रेंड्स, नील डिग्रेसी टाइसन इस चैप्टर में हमें हमारे सोलर सिस्टम से बाहर ले जाते हैं और उन दुनियाओं को दिखाते हैं जिन्हें हम एक्सोप्लैनेट कहते हैं, यानी ऐसे प्लैनेट्स जो हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में दूसरे स्टार्स की परिक्रमा करते हैं। ये फील्ड मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी की सबसे एक्साइटिंग डिस्कवरीज में से एक है, क्योंकि ये सीधे उस सवाल से जुड़ा है कि क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं। फ्रेंड्स, एक्सोप्लैनेट की खोज किस तरह से शुरू हुई? 1990 की शुरुआत तक हम सिर्फ ये जानते थे कि प्लैनेट्स सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम में ही एग्जिस्ट करते हैं, बाहर हमने देखे नहीं थे। लेकिन 1992 में पहली बार एक पल्सार पल्सार मतलब डेड स्टार, उसके ऑर्बिट में कुछ प्लैनेट्स खोजे गए और 1995 में पहली बार एक एक्सोप्लैनेट मिला, 51 पेगासाई बी, जो एक नॉर्मल स्टार है उसके ऑर्बिट में। लेकिन इसके बाद तो इस तरह की डिस्कवरीज की बाढ़ आ गई और ये डिस्कवरी प्रूफ थी कि प्लैनेट्स सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम तक ही सीमित नहीं है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स डिटेक्शन टेक्निक्स की। नील यहाँ बताते हैं कि एक्सोप्लैनेट को सीधे देखना कितना मुश्किल है, क्योंकि स्टार्स प्लैनेट से अरबों गुना ज़्यादा ब्राइट होते हैं और डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए साइंटिस्ट इनडायरेक्ट मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला मेथड है रेडियल वेलोसिटी, जिसे हम डॉपलर शिफ्ट भी कहते हैं। अब ये क्या चीज़ है? स्टार्स प्लेनेट की ग्रेविटी से वॉबल करता है, थोड़ा हिलता है अपनी जगह से, और यही वॉबल हम लाइट स्पेक्ट्रम में डिटेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा उसमें रेड शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट होगा। दूसरा मेथड है ट्रांजिट मेथड। अब ट्रांजिट मेथड नाम से ही पता लग रहा है, जब प्लेनेट स्टार के सामने से गुजरता है तो ब्राइटनेस थोड़ी सी कम हो जाती है। केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने इसी मेथड से हजारों प्लैनेट्स को खोजा है। तीसरा मेथड है डायरेक्ट इमेजिंग। अब डायरेक्ट इमेजिंग कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स? अगर किसी तरह से मतलब हमारे टेलीस्कोप में स्टार की ब्राइटनेस को ब्लॉक कर दें तो वहां हम प्लैनेट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टली कैप्चर कर सकते हैं। और चौथा थोड़ा ज़्यादा मुश्किल काम, जिसके लिए ज़्यादा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वो है ग्रेविटेशनल माइक्रो लेंसिंग। फ्रेंड्स, स्टार की ग्रेविटी हमें पता है कि डिस्टेंट लाइट को थोड़ा सा बेंड कर देती है और ये अफेक्ट प्लैनेट्स में भी नज़र आता है। और अगर हम इसे एक्यूरेटली मेजर कर पाएँ तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, वहाँ शायद कोई प्लैनेट हो। इन टेक्निक्स ने एक्सोप्लैनेट्स की डिस्कवरीज को पॉसिबल बनाया है। एक्सोप्लैनेट्स की डाइवर्सिटी। फ्रेंड्स, एक्सोप्लैनेट हमारी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा वैरायटी भरे हैं। मतलब किस तरह कितने टाइप्स के एक्सोप्लैनेट होते हैं? सबसे पहले आते हैं हॉट जुपिटर्स। जुपिटर साइज प्लैनेट जो अपने स्टार्स के बहुत ज़्यादा नज़दीक ऑर्बिट करते हैं, लेकिन साइज उनका बहुत ज़्यादा है। सबसे इंपॉर्टेंट सुपर अर्थ, जो कि हमारे सोलर सिस्टम में मिसिंग है। ज़्यादातर सिस्टम्स में, मतलब स्टार सिस्टम्स के अंदर सुपर अर्थ होती है। ये अर्थ से बड़े हैं लेकिन नेपच्यून से थोड़े छोटे रॉकी प्लैनेट्स हैं, मिनी नेपच्यून्स। ये गैस जायंट्स है। और सबसे बड़े रॉक प्लैनेट मतलब भटकते हुए अकेले घूम रहे हैं गैलेक्सी के अंदर, इनका कोई अपना स्टार नहीं है। फ्रेंड्स, यूनिवर्स प्लैनेट की क्रिएटिविटी में बहुत ही, कह सकते हैं, उदार रहा है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हैबिटेबल जोन की, द गोल्डिलॉक रीजन्स। इसके बारे में आप लोगों ने अगर थोड़ा भी एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में रुचि रखते हैं तो ज़रूर पढ़ा होगा। हैबिटेबल जोन फ्रेंड्स, स्टार से वो डिस्टेंस जहां पर टेम्परेचर इतना रहता है कि वो लिक्विड वाटर को अलाउ कर सके। अर्थ, हमारी अर्थ भी इसी जोन में आती है। आने को तो मार्स भी इसी जोन में आता है, लेकिन वहां पर पानी है ही नहीं, तो लाइफ की पॉसिबिलिटी वैसे भी बहुत कम हो जाती है। लेकिन हर स्टार की हैबिटेबल जोन थोड़ी अलग होती है, क्योंकि हर स्टार अपने आप में थोड़ा अलग होता है, कोई ज़्यादा ब्राइट, कोई ज़्यादा मतलब कम, कोई कम ब्राइट। जैसे कि रेड डॉर्फ स्टार, जो छोटे तारे होते हैं, उनका हैबिटेबल जोन उस स्टार के काफ़ी नज़दीक होता है। अब नज़दीक होने की वजह से वहाँ रेडिएशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो लाइफ पॉसिबल होगी या नहीं होगी, इस पर क्वेश्चन मार्क लग ही जाता है, जितनी हमारी लाइफ को लेकर के नॉलेज है। लाइफ की पॉसिबिलिटी के लिए सिर्फ प्लेनेट का हैबिटेबल जोन में होना ही काफ़ी नहीं है, और भी फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इंग्रेडिएंट फॉर लाइफ। नील हमें यहाँ बताते हैं कि एक्सोप्लैनेट सर्च का असली मकसद सिर्फ प्लैनेट्स की गिनती करना नहीं है, बल्कि लाइफ की पॉसिबिलिटी को भी ढूंढना है। जरूरी इंग्रेडिएंट्स जो जिस लाइफ फॉर्म को हम जानते हैं, जिसकी वजह से अर्थ पर लाइफ है,
वो इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले तो हम पानी को ही ले सकते हैं कि प्लेनेट के ऊपर पानी यानी H2O होना ज़रूरी है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कार्बन केमिस्ट्री उस प्लेनेट पर होनी ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी चीज़, वहाँ एक स्टेबल एनर्जी सोर्स होना ज़रूरी है यानी कि स्टार। ये कंडीशन होंगी तो एटलीस्ट वहाँ हम लाइफ को खोजना शुरू कर सकते हैं। एटमॉस्फेयर भी अपने आप में एक बहुत क्रूशियल रोल निभाता है। फ्रेंड्स, एटमॉस्फेयर, किसी भी प्लेनेट का एटमॉस्फेयर टेम्परेचर कंट्रोल करता है और हार्मफुल रेडिएशन को ब्लॉक करता है। और मार्स पर यही फैक्टर मिसिंग है। वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत पतला है, रेडिएशन को ब्लॉक नहीं कर पाया और इसी वजह से वहाँ पर पानी सरफेस के ऊपर नहीं ठहर पाया। फ्रेंड्स, एक्सोप्लैनेट रिसर्च अल्टीमेटली एस्ट्रोबायोलॉजी से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट हो चुका है। अब बात करते हैं बायोसिग्नेचर्स और एटमॉस्फेयर को। फ्रेंड्स, एस्ट्रोनॉमर एक्सोप्लैनेट एटमॉस्फेयर्स की स्टडी करके लाइफ के सिग्नल्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें टेक्निक कौन सी काम आती है? अगर आपने पिछली कुछ वीडियोस देखी हो या फिर वही बात आती है कि एस्ट्रोफिजिक्स में आपका थोड़ा भी इंटरेस्ट हो, तो आप स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड को ज़रूर जानते होंगे। हम यहाँ बात करेंगे ट्रांजिट स्पेक्ट्रोस्कोपी की। जब भी कोई प्लेनेट अपने स्टार के सामने से निकलता है तो उस स्टार की लाइट एटमॉस्फेयर, उस प्लेनेट के एटमॉस्फेयर से होकर गुजरती है और उस लाइट में, आने वाली लाइट में, उसके एटमॉस्फेयर के केमिकल फिंगरप्रिंट्स हम डिटेक्ट कर सकते हैं। पॉसिबल बायोसिग्नेचर्स में अगर वहाँ ऑक्सीजन है, ओजोन है, तो हम मान सकते हैं कि वो प्लेनेट लाइफ, जिस लाइफ फॉर्म को मैं बार बार बोलता हूँ, जिस लाइफ फॉर्म को हम जानते हैं उसके लिए वो पॉसिबल हो सकता है। लेकिन खासकर अगर वहाँ मीथेन मिले और वो भी ऑक्सीजन के साथ, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर बन जाता है। और आज की डेट में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यानी JWST इस मिशन पर बहुत अच्छा काम कर रहा है। द कोपरनिकल प्रिंसिपल एक्सटेंडेड। फ्रेंड्स, अगर हम मॉडर्न साइंस की बात करें तो कोपरनिकस ने हमें बताया कि अर्थ यूनिवर्स का सेंटर नहीं है। एक्सोप्लैनेट डिस्कवरीज ने इस बात को, इस थियोरी को और एक्सटेंड कर दिया कि हमारे सोलर सिस्टम कम से कम यूनिक नहीं है। प्लैनेट्स तो हर जगह हैं और अगर प्लैनेट्स हर जगह हैं तो हैबिटेबल जोन में भी प्लैनेट्स अनगिनत हो सकते हैं। इसका मतलब एलियन लाइफ की पॉसिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। फ्यूचर ऑफ एक्सोप्लैनेट साइंसेज। फ्रेंड्स, जैसा मैंने अभी बताया कि JWST यानी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एटमॉस्फेयर्स की डीप स्टडी को करता है। वहीं दूसरी तरफ टेस यानी ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट्स ये नए नए पॉसिबल कैंडिडेट्स ढूंढ रहा है। फ्यूचर मिशंस डायरेक्ट इमेजिंग और अर्थ लाइक प्लैनेट्स की खोज पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मकसद क्या है? मकसद है हमारे लिए दूसरी अर्थ ढूंढना जिस पर रिसर्च की जा सके। फ्रेंड्स, एक्सोप्लैनेट डिस्कवरीज हमें ह्यूमैनिटी सिखाती है। हम कॉस्मिक स्केल पर ऑर्डिनरी भले ही हैं, गिनती के स्टार्स और प्लैनेट्स में से एक, लेकिन यही नॉलेज हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी बताती है क्योंकि हम कम से कम इतनी बातों को समझ सकें। या फिलोसफिकल वे में कहा जाए तो एक्सोप्लैनेट अर्थ की सर्च असल में हमारी खुद की ही तलाश है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। तो फ्रेंड्स, इसी फिलोसफिकल लाइन के साथ नील यहाँ इस चैप्टर को खत्म करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का ये छोटा सा प्रयास जरूर पसंद आया होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।